हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाता आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज के जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर कॉपीज़ को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप जो है अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकें और सीजीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें। इस सीरीज़ के बहुत सारे पार्ट आ चुके हैं जैसे सीजी ज्योग्राफी, सीजी हिस्ट्री, आपका सीजी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के सेपरेट वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आज मैं आपके सामने टेस्ट नंबर 4, हमारी टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट नंबर 4 है जो कि 6 मार्च 2024 को आयोजित हुआ था, उनके आंसर कॉपीज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इसी टेस्ट का जो है इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट इंग्लिश मीडियम में हमारा यह वीडियो रिलीज किया जा चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, अगर देख लिया है तो भी जो है आप इस वीडियो में बने रहें क्योंकि मैं जो है उस वीडियो से कुछ डिफरेंट आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करना है, कैसे उसको डील करना है, इस पर हम आज थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करनी है इसको लेके थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आपका होगा सिलेबस। अगर आपने जो है सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं कराया तो सबसे पहला काम आप जो है सिलेबस को प्रिंट कराएं और उसको डेफिनेटली जो है रेगुलर देखते रहें कि कौन कौन से जो कीवर्ड्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। ठीक। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग। ठीक है। तो आपका यह एक सवाल हो सकता है कि सर जो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा पाथ का जो एप्लीकेशन है उसमें आपको ये दोनों के पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमारा व्हाट्सएप चैनल चलता है जिसका नंबर है 9111922922। इसमें आप मैसेज करके ऐड मी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं डिस्क्रिप्शन में हमारा पाथ ऐप का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको मेंस टेस्ट सीरीज की अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा मेंस टेस्ट सीरीज जो है 24 फरवरी 2024 से स्टार्ट हुआ है, 16 मई 2024 तक चलेगा। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो है हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं। आप राज्य देश के किसी भी कोने में हैं, अगर आप ऑनलाइन मेंस टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो भी आप जो है हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड अभी भी ओपन है। राउंड 1 हमने ले लिया है, राउंड 2 अभी चल रहा है, राउंड 3 चाहें तो आप सेपरेट, अगर आप चाहें तो एक राउंड को भी ले सकते हैं। राउंड आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, 8224922922। इसके अलावा 9111922922 में कॉल करके जो है आप जो है मेंस टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग जो है सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम आज जो है इंडियन हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे डील करें इसको हम देखेंगे। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 2018 में सीजीपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था कि सिंधु घाटी स्थल लोथल का महत्व बताएं। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन समझना है कि एक स्थल दे दिया, एक साइड दे दिया, उसके महत्व को बताएं पूछ रहा है। तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में डिमांड ये होती है कि आप 4 पॉइंट मुख्यतः जो है उसके बारे में जो आप जानते हैं वो बताएं। अब आपको क्या करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप 4 पॉइंट तो लिखेंगे इस क्वेश्चंस की। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पूछ दिया तो उसके बारे में एक स्थल पूछा है लोथल, और सिंधु घाटी सभ्यता में कितने ऐसे प्रमुख स्थल और हुए हैं जहां से 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको पता है कि हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चनुदड़ो है। तो आपको क्या करना है, अब प्रश्न इस तरीके से फ्रेम करना है कि सिंधु घाटी स्थल चनुदड़ो का महत्व बताइए या हड़प्पा का महत्व बताइए। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना के आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे 2 नंबर का प्रश्न और आया था कि चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखिए। ठीक है। ये आया हुआ प्रश्न है। सीजीपीएससी हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को ही चर्चा कर रहे हैं। 2018 का ही प्रश्न है जिसमें जो है ये पूछा है कि चिश्ती संप्रदाय के 4 संतों के नाम लिखिए। तो अब आपको क्या करना है कि भैया सूफीज्म की बात कर रहा है, सूफी सिलसिले की बात कर रहा है, तो चिश्ती के अलावा
और कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट जो सिलसिले हुए हैं, जो संप्रदाय हुए हैं, जैसे आपका नक्शबंदी हो गया, कादरिया हो गया, तो इन संप्रदायों के आप 3 से 4 जो संत हुए हैं उनके नाम याद कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए कि मराठों के अभ्युदय के 4 कारणों को बताएं। ठीक है, अभ्युदय यानी कि राइज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ये पूछा है कि भाई मराठे के जो अभ्युदय उसके 4 कारण बताएं। अब यहां से आप कैसे और प्रश्नों को फ्रेम कर सकते हैं, तो आप 2 तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। एक तो आपको पूछ दिया अभ्युदय, ठीक है, उदय। एक बन सकता है कि भाई मराठों के पतन के 4 कारण बताइए। ठीक, इसके अलावा आप इस तरीके से प्रश्न, अब मराठों के अलावा और कौन कौन से किंगडम थे आप ये बता सकते हैं कि भाई विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के 4 कारण बताइए, फिर विजयनगर साम्राज्य के पतन के 4 कारण बताइए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूरत की संधि के प्रावधानों का वर्णन करें। ठीक है, ईयर भी दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इतने सारे लड़ाइयां हुई है, इतने सारी संधियां हुई है मराठों के साथ, मैसूर का युद्ध हुआ है, बहुत सारे हुए हैं, तो सारे जो संधि में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके 4-4 पॉइंट्स, या फिर कहें कि 6 से 8 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट, अगर वॉर हुआ था और बहुत सारे उसमें प्रावधान किए गए हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 2 से 4 नंबर की आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके 8 मार्क्स का प्रश्न है जिसमें बोला है कि भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान का क्या करें, वर्णन करें। तो इसी तरीके से और प्रश्न बन सकते हैं कि शंकराचार्य का, वल्लभाचार्य का जो योगदान है उनका क्या करें, वर्णन करें। तो आप जब ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो 8 मार्क्स के बनाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने मार्क्स भी लेकर आया हूं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त युग के दौरान भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास की समीक्षा करें। देखिए, जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए वो सिलेबस एकदम कंठस्थ होने चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस में ही जब आप हिस्ट्री वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट, ठीक है, साइंस ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। ठीक, तो यहां पे सीधा सीधा 15 नंबर का प्रश्न पूछा है कि गुप्त युग के दौरान भारत में शिक्षा और साहित्य के, अब देखिए वहां पे 4 टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, शिक्षा, साहित्य, आपका क्या बोलते हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब शिक्षा और साहित्य पूछ दिया तो अगली बार आप क्या करेंगे, कला गुप्त काल के दौरान जो है कला के विकास की समीक्षा करें, इसको लेकर आप क्या करेंगे, 15 नंबर का प्रश्न बनाएंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं कि भैया हमने सीजीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो टेस्ट नंबर 4 जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टेस्ट में हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर के हमने 5 क्वेश्चंस पूछे हैं। हालांकि सीजीपीएससी जो है 2 नंबर के 8 प्रश्न आपको पूछेगा, जो 75 नंबर का फॉर्मेट होता है उसमें 2 नंबर के 8 प्रश्न आते हैं। ठीक, पहला प्रश्न पूछा है कामागाटा मारू प्रकरण क्या है। दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों की विऔद्योगिकीकरण की नीति को परिभाषित करें। ठीक, सीधा सीधा पूछ दिया, परिभाषा पूछ दिया। तीसरा, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने और कहां से किया, ये सीधा सीधा प्रश्न है, आपको सीधा सीधा बताना है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि किसने शुरुआत की और कहां से की। अगर आप ये पॉइंट भी बता देते हैं तो आप पूरे नंबर यहाँ पे ले जा सकते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है राजा राम मोहन राय को समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता के रूप में क्या करें, उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न बोल रहा है कि शिक्षा का अधोगामी निष्पादन सिद्धांत क्या थे। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग टाइप के क्वेश्चंस, हम अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका जो है मैं आपको हमारा मॉडल आंसर को भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा बुक आंसर जो बुकलेट है उसके साथ। छठवां नंबर का प्रश्न है, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, सीजीपीएससी भी 5 प्रश्न पूछता है। ठीक है, पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बारे में बताइए। ठीक, 7वां प्रश्न बोल रहा है अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं बल्कि भारतीयों का विभाजन किया था, उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। 8वां प्रश्न सीधा सीधा पूछ दिया कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक, तो जब 4 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो होती है ना, जब विशेषता पूछता है, उद्देश्य पूछता है, तो यही चाहता है कि आप डायरेक्ट जो है, आप जो इवेल्युएटर है वो ये देखना चाहता है कि आप प्रश्न की डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज जो है उसके उद्देश्य को ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है वॉयस रॉय लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर क्या करें,
टिप्पणी करें। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट आपको क्या करना है, लिखना है। अब 8 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 8 नंबर का सीजीपीएससी जो है 3 प्रश्न पूछेगा, देखिए ठीक है। 2 नंबर के 8 प्रश्न पूछता है 75 नंबर में, तो आपका 16 नंबर हो गया। 4 नंबर के 5 प्रश्न पूछता है 20। 8 नंबर के 3 प्रश्न पूछता है, कितना हो गए 24। ठीक, तो अभी तक कितने नंबर हो गए आपके यहाँ पे 60 नंबर हो गए हैं। 15 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा जिसमें एक अथवा होगा, तो 75 नंबर का आपका पेपर 3 का पार्ट 1 इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, जो एकदम नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कैसे पूछता है। ठीक, ताकि मैं आंसर बुकलेट में जाऊंगा तो आपको और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। असहयोग आंदोलन भारतीय जन भावना का प्रतीक था, स्पष्ट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इल्बर्ट विधेयक भारतीयों के लिए किस प्रकार भेदभाव पूर्ण था, ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द फिलोसॉफी ऑफ बम नामक दस्तावेज का उद्देश्य क्या था, फिर से उद्देश्य पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है पुरुषों के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान हेतु किए गए सामाजिक सुधार आंदोलन का उल्लेख करिए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो है पुरुषों द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए ये आपको बताना है। 19वीं शताब्दी में हुए आदिवासी विद्रोह के विभिन्न कारकों पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 16 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इसको आप, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूं लेकिन आपका माइंड भी उस तरीके से चलना चाहिए कि 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर में सीजीपीएससी और टेस्ट सीरीज में किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के परिणाम पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें। ठीक, 17वां नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉर्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना था। क्या करें, स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये हमारा मेंस टेस्ट सीरीज का जो है टेस्ट नंबर 4 का इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन से पूछा गया सवाल है। हमने 100 नंबर का पूछा था क्योंकि राउंड 1 में हम जो है पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं। जैसे ही राउंड 2 राउंड 3 आएगा बिल्कुल पेपर वाइज मेंस टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक, तो अगला जो है अब मैं सीधा सीधा आपके सामने जो है हमारे बच्चों के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं। प्रश्न क्या है, कामागाटामारू प्रकरण क्या है। सीधा सीधा पूछा क्या है, यानी कि आपको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में वो प्रकरण में हुआ क्या था, ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो बच्चा लिख रहा है कि आधुनिक इतिहास में सन 1914, एक फैक्ट दे दिया कि ये जो टाइम हुआ था ये कब हुआ था, 1914 में हुआ था। जापानी युद्ध पोत से नेतृत्वकर्ता गुरदीप सिंह, ठीक है, इसके जो लीडर थे गुरदीप सिंह, लगभग 350-400, अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है तो आप लगभग करके लिख सकते हैं। हालांकि पता है एग्जैक्ट डेटा लिख दिए तो बेहतर होगा, लेकिन गलत लिखने से बजाय अगर आप मेंस में ये चीजें कर सकते हैं कि आप लगभग लिख के आसपास के आंकड़ों को लिख सकते हैं। लोगों को जहाज से जापान से निकाला था, सिंगापुर में अंग्रेजों ने इन लोगों को उतरने से मना कर दिया गया था। एक ही नंबर यहाँ पे मिला है, हमने कमेंट दिया है कि आपको क्या करना है, मॉडल आंसर को हमारा पढ़ना है और बेहतर किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जापानी जहाज है बताया गया है। इसके अलावा जो है 1914 भी बताया गया, गुरदीप सिंह भी बताया गया, लेकिन और बेहतर यहाँ पे क्या हो सकता था, तो आपको बताना चाहिए था कि जो है वहां से वैनकूवर कनाडा से वापस जो है क्या आती है, जो जहाज जो है वो कलकत्ता आती है और अंग्रेजों से झड़प होती है जिसमें कुछ भारतीयों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है। ठीक है, अगर आप ये फैक्ट बताते तो आपको बेहतर नंबर यहाँ पे मिल सकते थे। एक प्रश्न एक बच्चे ने और लिखा है, क्या लिखा है, कामागाटामारू एक जहाज है जिसे गुरदीप सिंह लीडर का नाम बता दिया, ने किराए से खरीदा था। जापानी जहाज है, बताया जाना चाहिए। इन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा दिया है कि 376 भारतीय यात्री जो है दक्षिण पूर्व एशिया से वैंकूवर कनाडा के लिए निकले, लेकिन प्रवेश नहीं मिला। इसके लिए शोर कमेटी गठित की गई थी और प्रवेश में ढिला पाई। ऐसे में जहाज कलकत्ता के स्थान पर पहुंचा, कलकत्ता पहुंचा, मैंने आपको बताया, जहां अंग्रेज और भारतीयों में क्या हुआ, लोगों के बीच झड़प हुई और लोग मारे गए। ठीक है, और बहुत प्रभावित किया। ठीक है, तो 1.5 नंबर इसको मिले हैं जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर राइटिंग को करना है। बाकी मैं आपको मॉडल आंसर भी बताऊंगा, तो शुरू करते हैं। तो हम मॉडल आंसर देखते हैं।
ठीक है, पहला प्रश्न हमारा जो था वो था कि अंग्रेज कामागाटू प्रकरण क्या है। तो हमने बताया कि कामागाटा मारू प्रकरण 1914 में घटा था। इस प्रकरण के अंतर्गत कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। ये क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भैया भारत से आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप जैसे जापान होते हुए आए थे तो वहां पे रोक लगा दी गई थी। कामागाटो मारू जहाज जिस पर 376 यात्री सवार थे उसे कनाडा में घुसने नहीं दिया गया। जब ये जहाज योकोहामा पहुंचा तब उससे पहले ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो 2 नंबर का यह प्रश्न है। इसके अलावा अगला जो हम देखते हैं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम मॉडल आंसर को डिस्कस कर लेते हैं 2 नंबर का, जिसमें बताया गया है कि शिक्षा का अधोगामी निष्पादन सिद्धांत क्या थे। तो हमारा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अधोगामी निष्पादन सिद्धांत के तहत भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के एक छोटे से भाग को शिक्षित करना ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो सके जो रंग और खून से, आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स को पकड़ना है, जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता और बुद्धिमत्ता से क्या हो, ब्रिटिश हो। ठीक है, हो तो भारतीय लेकिन वो क्या हो, अंदर से जो है विचारों से, नैतिकता से क्या हो, ब्रिटिशर्स की तरह हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी का क्या करेगा, कार्य कर सके और इनके माध्यम से उनके पाश्चात्य शिक्षा के प्रति क्या हो, रुचि उत्पन्न हो। तो देखिए हमने क्या किया, एक तरीके से 4 पॉइंट बता दिया। पहला बता दिया कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड है, फिर हमने बताया कि उच्च वर्ग, जो मध्यम उच्च वर्ग है उनको शिक्षित करेगा और इनका उद्देश्य क्या था ये भी बता दिया कि भाई हायर लोग, जो ऊंचे तबके के लोग हैं वो क्या करेंगे, नीचे तबके के लोगों को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। इसीलिए इसे डाउनफॉल फिल्ट्रेशन यानी कि अधोगामी सिद्धांत कहा जाता है। फिर इसमें ये कहा गया कि आम जनता और सरकार के बीच ही क्या करेंगे, कड़ी का काम करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाश्चात्य शिक्षा के प्रति क्या होगी, रुचि उत्पन्न होगी। तो ये फैक्ट आपने इस तरीके से अगर आप अपने आंसर राइटिंग में जो है 4 फैक्ट अगर आप बता देते हैं तो पूरे 2 नंबर आपको क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगला हम स्टूडेंट की कॉपी देखेंगे, जिसमें एक प्रश्न है, ये बता रहा है कि राजा राम मोहन राय को समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता के रूप में क्या करें, उल्लेख करें। तो बच्चे ने क्या लिखा है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। वे राष्ट्रवाद के जनक थे, उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया। वे हिंदू के साथ साथ इस्लाम और ईसाई धर्मों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने बंगला, हिंदी, फारसी एवं संस्कृत के कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें प्रिंसेस ऑफ जो है जीसस प्रमुख है, एवं अंग्रेजी भाषा में जो है ब्राह्मणिकल पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने सती प्रथा एवं बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया है, 3-4 फैक्ट जो डिमांड थी क्वेश्चंस की वो फुलफिल किया है। तो इसलिए इस बच्चे को जो है 1.5 नंबर मिल जाता है। इन्होंने ये बताया कि राष्ट्रवाद के जनक थे, जो प्रश्न की डिमांड थी कि प्रणेता के रूप में आपको क्या करना है, उल्लेख करना है। तो इन्होंने बताया कि भैया भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आपके क्या थे, राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जनक थे, ये भी बताया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्यों थे, इसको लेकर कुछ फैक्ट्स दे दिए हैं। ठीक, अगला स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्था है, इन्होंने डायरेक्ट बता दिया, प्रश्न की डिमांड को फुलफिल नहीं किया, इसलिए इनके जो है 1 नंबर काटे गए हैं। इन्होंने सीधा बताया कि भैया आत्मी सभा, ब्रह्म सभा, ये आप बता सकते थे, लेकिन आपको पहले राजा राम मोहन राय को ऐसा दिखाना है कि वो एक प्रणेता थे, एक जो है आधुनिक काल के जनक थे। ठीक, तो ये थे प्रश्न की डिमांड। अगला जो हम देखते हैं, अगला हम एक प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 19 को हुआ था। आपने एक फैक्ट बता दिया भाई कि कब हुआ था, ये तो पता ही होना चाहिए। तो आपने बता दिया कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। एक नोट लिखिए, अगर पूछा तो आप उस घटना के बारे में जो भी जानते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो प्रमुख बिंदु जहां जो भी इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आप अपने आंसर राइटिंग में इसका उल्लेख कर सकते हैं। इस सभा का आयोजन डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 नाम है जिनको जेल हुई थी, इसके विरोध में किया गया था। तो पहला बता दिया कब हुआ, क्यों हुआ बता दिया इन्होंने। इसके बाद बैसाखी के दिन भारी मात्रा में जो है महिला एवं बच्चे, पंजाब का गवर्नर जनरल ओ डायर था। ये बहुत अच्छा इसने बच्चे ने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं,
मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं कि भैया जनरल आर डायर थे, ठीक है, जनरल आर डायर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फायरिंग की थी, फायरिंग का आदेश दिया था, लेकिन किसके आदेश में दिया था, तो गवर्नर माइकल जो है ओ डायर, इसकी स्पेलिंग DWYER होता है, इन्होंने आदेश दिया था जनरल आर डायर को कि आप क्या कर लो, फायरिंग करो, किसी भी तरीके से कंट्रोल करो। शहीद उधम सिंह ने जिनको गोली मारी थी वो गवर्नर जो थे ओ डायर थे, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बच्चे ने जनरल ओ डायर बताया, लोग अपनी चर्चा में थे, वहां से बाहर जाने के मात्र दरवाजा था, अंग्रेजों की इसकी सूचना मिली और वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग किया गया, कुछ लोग दीवार पे चढ़ते हुए। अगर आप ये कुछ पॉइंट अगर आप नहीं भी बताते तो हो सकता है आप जिस तरीके से आपने अपनी आंसर की शुरुआत की थी तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाते, ठीक है। 379 लोग मारे गए, ये भी आपने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बता दिया अभी कि जो है रविंद्रनाथ जी थे, टैगोर जी ने क्या की, उपाधि त्यागी थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि 4 नंबर के प्रश्न में 8 लाइन आपको मिलते हैं और 8 लाइन बहुत सफिशियंट होते हैं। तो आप पहले अपने माइंड में फ्रेम कर लें कि आप क्या क्या लिखेंगे, एक्सीड नहीं करना है वर्ड लिमिट, आपको ये बाहर नहीं करना है, इसके नंबर कटते हैं, ठीक। तो अब अगला हम देखते हैं अगला स्टूडेंट ने जो है क्या लिखा था। तो अगले स्टूडेंट ने लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका था 8। तो क्वेश्चन नंबर जलियांवाला बाग पर एक नोट लिखें। तो 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुई थी, यह अमृतसर में आंदोलनकारी किचलू और उनके साथी, चलेगा आप एक नाम नहीं लिखे तो भी, कि विरोध में किया गया था। स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण चर्चा की जिसमें बच्चे, युवा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हुए, परंतु इस बीच जनरल डायर द्वारा, ठीक है, आपको अगर नहीं पता आर और ओ में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जनरल डायर भी लिख सकते हैं, गलत लिखने से बचना है। जनरल डायर द्वारा इस सभा में बिना चेतावनी दिए अंधाधुंध गोली चलाए जाने का आदेश दिया जाता है, जिसमें शक की दरवाजा पर स्वयं सेना सहित सोने के कारण सभी वर्गों की शहादत और घायल हो जाते हैं। यह भारतीय इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है, ठीक है। जनरलाइज कुछ लास्ट में आपने कर दिया, आपको लिखने का पता नहीं था कि और क्या फैक्ट लिखे जा सकते हैं, इसलिए आपको जो है सिर्फ 2 नंबर मिले। यहाँ पे जो है आप जैसे पिछले बच्चे ने बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे की त्यागी गई, उपाधि त्यागी गई, आप कमीशन जो गठित हुआ उसके बारे में बता सकते थे, कितने लोगों की जान गई इसके बारे में आप बता सकते थे। तो इस वजह से यहाँ पे नंबर आपको क्या मिले, कम मिले। एक प्रश्न और हम डिस्कस कर लेते हैं, एक प्रश्न मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वॉयस रॉय लॉर्ड कर्जन की नीतियों पे टिप्पणी करें। देखिए लॉर्ड कर्जन के बारे में क्यों पूछा, क्योंकि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस रॉय है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो पॉलिसीज देखेंगे तो उन वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल की पॉलिसीज को देखेंगे जो इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिनका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहा है, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियां, पहले आप ये बता सकते हैं कि भाई उनकी नीतियां जो थी बहुत ही रेग्रेसिव, दमन करने वाली नीतियां थी, ठीक। फिर आप एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे उन्होंने दमन करने की अपनी पॉलिसीज के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा क्या किया, दमन करने की कोशिश की, ठीक। तो बच्चे ने क्या लिखा है, सर्वप्रथम बंगाल विभाजन कर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया। संचार व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में सहायक हो, इसलिए संचार व्यवस्था का विकास किया। औद्योगिक कच्चे माल को इंग्लैंड भेजने हेतु सड़क यातायात में सुधार किए, ठीक है, अभी तक हम पॉजिटिव जा रहे हैं। डाक व्यवस्था में सुधार किया, पुरातत्व विभाग का निर्माण करवाया, रेल व्यवस्था की शुरुआत की, ठीक है, आर्थिक रूप में राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन का प्रयास किया, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि जो 1904 का जो विश्वविद्यालय अधिनियम आया, ठीक है, तो उसमें जो है वो कौन लेके आया, कर्जन लेके आया। तो उनकी पॉलिसी क्या थी, उनको ये लगता था कि विश्वविद्यालय से राष्ट्रवाद जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राष्ट्रवादी वहां से निकल रहे हैं, इसलिए उनकी जो स्वतंत्रता थी, इंडिपेंडेंट जो थे वहां की जो यूनिवर्सिटी से, उसे क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत किया गया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई, ठीक। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया 1899 में, उसके द्वारा क्या किया गया, जो निर्वाचित जो सदस्य होते थे, जो स्ट्रेंथ होते थे, उसकी संख्या को क्या की गई, कम की गई। तो इस तरीके से पॉलिसी को आपको लिखना है, ठीक है। एक प्रश्न और है, इस एक बच्चे की और देख लेते हैं कि इस बच्चे ने इसी प्रश्न को किस तरीके से लिखा है। तो देखिए, वॉइस रॉय लॉर्ड कर्जन एक निरंकुश शासक था, इसके भारतीयों को बहुत ही हीन समझा, लेकिन
इसकी कुछ उपलब्धियां ऐसी है जिसे उद्यम, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में भारत में कुछ तत्वों की नींव रखी। इसमें पूर्व भारत का ध्यान देकर पश्चिमी भारत, अफगानी, खैबर पख्तून इनके क्षेत्रों में किया। अगेन बच्चे ने वही चीज किया है कि विश्वविद्यालय अधिनियम जो क्वेश्चंस की डिमांड थी, हालांकि आपको नंबर मिल गए, लेकिन बेहतर कैसे किया जा सकता था इसको लेके मैं आपको क्या करता हूं, अभी जो है मैं दोनों प्रश्नों का जो हमने अभी लॉर्ड कर्जन की नीतियां और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोनों मॉडल आंसर है वो मैं डिस्कस करता हूं। तो लॉर्ड कर्जन की नीतियों पे टिप्पणी करें तो पहले जैसे हमने बताया कि लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां और राष्ट्रवादियों के गुस्से का एक प्रमुख कारण थी जिसने भारत में उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। कलकत्ता निगम अधिनियम मैंने अभी आपको बताया 1899, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जैसी एक दमनकारी और प्रतिगामी कानून पारित किए। उन्होंने विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता को कम किया। उन्होंने विश्वविद्यालयों को राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री कहा और उन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए। राजद्रोह अधिनियम 1904 और 1905 में बंगाल का विभाजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दोनों बच्चे ने और मोस्टली बच्चे ने इसको छोड़ा था। ठीक, देखिए लॉर्ड कर्जन इतना इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा काम क्या किया, बंगाल का विभाजन क्यों किया ये आपको पता है। ठीक है, तो बहुत ही कितनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी देश को तोड़ने की। ठीक है, तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी आप बंगाल का विभाजन, अगर आपको विश्वविद्यालय अधिनियम याद नहीं आ रहा है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट याद नहीं आ रहा है आपको 1899 वाला, तो भी आप बंगाल का विभाजन भी अगर लिख लेते हैं और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी आप एटलीस्ट 2.5 से 3 नंबर जो है ले जाएंगे, क्योंकि मेन जो पॉलिसी थी लॉर्ड कर्जन की दमनकारी कैसी थी, अगर आपको एग्जांपल देते हुए इन सारे फैक्ट को बताने हैं। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक नोट लिखें तो हम शुरुआत करते हैं कि 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग कांड हुआ था। उस दिन जलियांवाला बाग के घिरे हुए मैदान में भारी भीड़ जमा थी। कुछ लोग सत्यपाल किचलू जैसे कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करने जैसे सरकार के दमनकारी कदमों का विरोध करने गए थे। आप वर्ड्स को कैच करते जाइए। अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में शामिल होने गए थे। शहर के बाहर होने के कारण बहुत से ग्रामीण लगाए गए मार्शल लॉ से अनजान थे, वहां पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, ये आप एक फैक्ट मेंशन कर सकते हैं। डायर ने क्षेत्र में प्रवेश किया, विकास बिंदु को अवरुद्ध कर दिया और भीड़ पर गोलियां चला दी जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक, अगर आपको डेटा याद नहीं आ रहा है 379 का तो आप सैकड़ों लोग लिख सकते हैं। उनका उद्देश्य जैसा कि उन्होंने बाद में घोषित किया, सत्याग्रहियों के मन में भय और भय की भावना पैदा करके नैतिक प्रभाव पैदा करना था, यह इनका उद्देश्य था। प्रश्न है, एक नोट लिखें तो आप टोटल जो है कब हुआ, कैसे हुआ और क्या उद्देश्य था, ये आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखते हैं, वो देखते हैं हम फिलोसॉफी ऑफ बम नामक दस्तावेज का उद्देश्य क्या था। 8 नंबर का प्रश्न है। आप थोड़ी सी भूमिका 3 से 4 लाइन में बांध सकते हैं। तो आपको पहले बताया गया कि दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने वाइसरॉय इरविन के ट्रेन पर बम फेंका था, परंतु इरविन बच गया। इसके बाद गांधी जी ने अपने लेख कट ऑफ बम में क्रांतिकारियों के इस कृत्य की क्या की आलोचना की, जिसमें उन्होंने वाइसरॉय को देश का शुभचिंतक एवं नव युवकों को आजादी के रास्ते का पत्थर कहा। ठीक है, एक फैक्ट आपको पता चला, कट ऑफ बम, बच्चे ने बहुत अच्छा शुरुआत किया। कट ऑफ बम के अगेंस्ट में ही, उसके बदले ही जो है भगवती चरण वोरा जो है द फिलोसॉफी ऑफ बम नामक डॉक्यूमेंट्री जारी करते हैं। ठीक, तो ये आपने एक पॉइंट बता दिया। उसके बाद अब बता रहे हैं कि जो मुख्य बातें है वो क्या है, तो बम दर्शन के अनुसार हिंसा शब्द को स्पष्ट किया। बहुत बढ़िया, हिंसा जो जस्टिस इनजस्टिस की बात इस डॉक्यूमेंट्री में की जाती है, ये बच्चे ने लिखा है, लेकिन बच्चे ने जो है यहाँ पे जो है भगवती चरण वोरा और जो किनके सजेशन से किया गया और किन्होंने ये कंप्लीट किया, ये जो है इनके नाम जो है यहाँ पे नहीं लिखे हैं, वो मैं आपको मॉडल आंसर में बहुत अच्छे से बताऊंगा। पहले दूसरे बच्चे ने क्या लिखा है इसे भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जस्ट जो है हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, मॉडल आंसर को एक्सप्लेन करेंगे और एक आध क्वेश्चन और जो है लॉन्ग आंसर्स के हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। देखिए, द फिलोसॉफी ऑफ बम के लेखक भगवती चरण वोरा, मैंने बताया उस बच्चे ने यहाँ पे मिस किया था, लेकिन यहाँ पे कल्ट ऑफ बम थोड़ी सी भूमिका क्यों लाया गया ये नहीं बताया गया, सीधा उद्देश्य बताया गया। चलो कोई नहीं, फिर देखते हैं। क्रांतिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे उग्र प्रवृत्ति पर आधारित थी। तत्कालीन उग्रवादी क्रिया समाज को प्रभावित कर रही थी, नहीं, इस पर आधारित थी। हत्या, लूट, ट्रेन, ठीक है, सरकारी संपत्ति के नुकसान करना, बम रिवाल्वर बंदूक के दम, आजादी प्राप्त करना, यह पर हिंसा के बल पर समाज के प्रभावित करना। यह तत्कालीन क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, राम बहादुर बिस्मिल आदि के इर्द गिर्द घटनाओं पर आधारित है। ठीक है,
तो आसपास थे क्वेश्चंस, लेकिन और बेहतर हुआ जा सकता था। वो कैसे होता? बहुत बढ़िया मॉडल आंसर है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस मॉडल आंसर को मैं पूरी लाइन को आराम से पढ़ता हूं। दरअसल दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने तत्कालीन वायसराय इरविन की ट्रेन पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से इरविन बच निकला। इसके बाद गांधी जी ने अपने कट ऑफ बम नामक एक लेख में क्रांतिकारियों की इस कृत्य की खूब आलोचना की, जिसमें उन्होंने वायसराय को देश का शुभचिंतक और नव युवकों को आजादी के रास्ते में रोड अटकाने को कहा। एक बच्चे ने बिल्कुल इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि बहुत बेहतरीन शुरुआत थी। फिर गांधी जी की आलोचना के जवाब में आप क्लियर करिए कि चीजों को, कि भाई पहले गांधी जी ने किया, फिर उसके जवाब में मेन हीरो का नाम भगवती चरण वोरा ने चंद्रशेखर आजाद की सलाह के अनुसार बॉम्ब का दर्शन की रचना की। इसकी रचना लखनऊ में की गई, जिसे अंतिम रूप भगत सिंह को दिया गया। ठीक है, यहीं पे 4 लाइन में आपने 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए। ठीक, तो अब नंबर कैसे, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप इस तरीके से आंसर को फ्रेम करते हैं। ठीक, अब आप बताएंगे कि बम का दर्शन की मुख्य बातें। इसमें सबसे पहले हिंसा शब्द को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। हिंसा का अर्थ है कि अन्याय के लिए किया गया बल प्रयोग, परंतु क्रांतिकारियों का तो उद्देश्य नहीं है। क्रांतिकारी तो न्याय के लिए बल प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि भगवती चरण वोरा ने जो है फिलोसॉफी ऑफ बम नामक दस्तावेज का जो मुख्य बात है वो क्या है। गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन को एक नया आयाम देने की कोशिश की गई। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। उसकी स्वीकृति के लिए केवल आत्मिक शक्ति के प्रयोग का ही आग्रह क्यों? इसमें शारीरिक शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं निहित है? क्रांतिकारी तो आत्मिक और शारीरिक दोनों शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों की बात हो रही है, दोनों पावर की बात हो रही है। तो एक तरीके से हम सत्याग्रह दर्शन को नया आयाम दे रहे हैं, नया डायमेंशन दे रहे हैं। ये इस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है। क्रांति की आवश्यकता को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए कहा गया कि क्रांति केवल विदेशी शासक को भगाने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि सिर्फ हम जो है आजादी जो है अंग्रेजों से नहीं चाह रहे हैं, बल्कि क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद और कुछ लोगों को ही विशेष अधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत करने के लिए यह राष्ट्र को अपनी पैरों पर खड़ा करेगी, उससे नवीन राष्ट्र और नए समाज का क्या करेगी, जन्म देगी। इस पुस्तक में गांधी जी के आलोचना के लिए धन्यवाद भी दिया गया है। देखिए कितना पॉजिटिव एंड में हम अपने आंसर को वो कर रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं कर रहे हैं क्रांतिकारी, गांधी जी को वो भी बहुत सम्मान करते थे। तो इन्होंने क्या किया, बताया कि इस पुस्तक में गांधी जी को आलोचना करने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि इससे क्रांतिकारियों को अपने दर्शन का प्रसार करने में क्या हुई, सहूलियत हुई। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को फ्रेम करना है। एक लॉन्ग आंसर हम देख लेते हैं लास्ट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का हम देख लेते हैं। मॉर्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों को फूट डालना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को नष्ट करना था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड कितनी बढ़िया क्वेश्चन है। मैं सीधा मॉडल आंसर में आपको लेके चलता हूँ। बच्चे को कितना नंबर मिला हमें देख लेते हैं, 7 नंबर मिला है, यानी कि अच्छा नंबर है। लेकिन लिखना कैसे है ये मैं आपको सीधा सीधा जो है वीडियो लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको मॉडल आंसर सीधा दिखाते हुए चलता हूँ। तो देखो प्रश्न क्या है कि दिग्भ्रमित किया है ना, प्रश्न सीधा सीधा बता रहा है कि आपको लिखना क्या है। उन्होंने बोला भैया कि मुख्य उद्देश्य से पूछे, ये नहीं बताया, 4 नंबर का प्रश्न है। मॉर्ले मिंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य बता दिया। यहाँ पे बोला कि उद्देश्य क्या है, उदारवादियों को क्या करना, दिग्भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को क्या करना, विनष्ट करना। ठीक, 3 मेन पॉइंट बता दिया। अब क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, आपसे ये चाहता है कि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस दे तो पहले आपको ये हमेशा आपके ऐसे में भी काम आएगा और आपके लॉन्ग आंसर में काम आएगा। मैं आपको बता दूं कि आपका जो इंट्रो वाला जो पार्ट होता है और जो कंक्लूजन होता है, ठीक है, निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका जो भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं उसका 10% जो हिस्सा है वो आप इंट्रोडक्शन और 10% हिस्सा आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है 10% आने की आपको शुरू में जो है भूमिका बांधनी है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, किस लिए लाया गया, क्या लाया गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको हेडिंग डालनी है कि भाई राष्ट्रवादियों में फूट डाला, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाकर इसने क्या किया, राष्ट्रीय एकता को विनष्ट किया। ये हेडिंग डालो और उसको एक्सप्लेन करो किस तरीके से किया। इसके अलावा किस तरीके से क्या किया, उदारवादियों को दिग्भ्रमित किया। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा जो आपने लिखा उसका एसेंस जो है निष्कर्ष में यानी कि कंक्लूजन में लिखना है।
ठीक है, तो ये हमारा आज का टेस्ट नंबर 4 का इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन का जो हिंदी मीडियम के आंसर कॉपीज थे वो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। जल्द ही आपको नेक्स्ट टेस्ट के साथ मैं मिलता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।